हेलो एवरीबॉडी। आज की टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाट आर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? द आंसर इज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में 2016-17 से अप्लाई किए जाने वाले वो नए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो एट पार या इन पैरिटी विथ इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब यूके में, लंदन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं उनको आईएफआरएस बोलते हैं, और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूके में फॉलो होते हैं वो फिर सारे यूरोपियन यूनियन में फॉलो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होते हैं, और बहुत सारे और कंट्रीज में उनको फॉलो किया जाता है बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड, वेरी वेरी गुड। तो हिंदुस्तान में उस आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की पैरिटी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया। ओके, और उसको अप्लाई किया गया फ्रॉम द ईयर 2016-17। ये देखो, फ्रॉम द ईयर 2016-17, और फेज्ड मैनर में अप्लाई किया गया। हम लोग धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। तो कोई आपको बोले कि सर इंड एएस क्या होता है? द आंसर इज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड इन पैरिटी विथ आईएफआरएस एंड मेड एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन एंड फ्रॉम 2016-17 या 1/4/2016। इवन मैंडेटरीली तो 1/4/2000, इवन वॉल्यूंटरीली तो 1/4/15 से ही बोल दिया गया था कंपनियों, क्योंकि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बट वो फेज्ड मैनर पे एप्लीकेबल हुआ। हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड डिस्कशन का टॉपिक आता है कि सर इंड एएस किन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मैंने लिखा है, देखो, इंड एएस इज एप्लीकेबल, और इंड एएस आर सब बहुत सारे हैं, तो they are applicable on all the listed companies. They are applicable on unlisted companies with net worth more than 250 crores. Net worth है, बच्चों ध्यान देना, इक्विटी जिसको हम लोग कहते हैं, नॉट टर्नओवर, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, तो अनलिस्टेड कंपनी अगर बड़ी कंपनी है, नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर का है, तो उनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है, और सारी लिस्टेड कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे उनका नेटवर्थ 0 हो, माइनस हो, पॉजिटिव हो, 2 लाख 15 लाख करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एज ऑन टुडे एप्लीकेबल नहीं है, बट सूनर और लेटर एप्लीकेबल हो जाएगा। एनबीएफसीज के ऊपर भी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो चुका है। तो आप ये बोल सकते हो, बारिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बाकी सारी कंपनियों के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है। इंटरेस्टिंग बात है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनियों पे एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल का नेटवर्थ 15 लाख करोड़ रुपया भी होगा ना, इंडिविजुअल का, इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है। वो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस पे ही बनाएंगे। आगे एक टॉपिक आता है कि सर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस की पैरिटी पे ही तो बनाया गया स्टैंडर्ड्स है ना। द आंसर इज यस। तो सर ऐसा क्यों नहीं कि जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है अपन सेम टू सेम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं? सो व्हाई नॉट अडॉप्शन? हम लोग बनाए ही क्यों नया इंड एएस? आईएफआरएस को एज इट इज चला लेते, आईएफआरएस का जैसा ही तो आपने बनाया होगा। द आंसर इज, हम लोगों को हिंदुस्तान में ऐसा लगा कि हम लोग इंड एएस बनाते वक्त आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। रिपीट, हम लोग आईएफआरएस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। अडॉप्शन का मतलब हुआ आईएफआरएस में जो जो चीज जैसे जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे वैसे ही फॉलो करना, मतलब कोई भी चेंज नहीं करना। दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन। बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारी कंट्रीज ने आईएफआरएस को अडॉप्ट किया। मैं सुनता हूं पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन हमने आईएफआरएस को कन्वर्ज किया और अपना इंड एएस बनाया। तो सर डिफरेंस क्या है? अडॉप्शन में आपने कोई चेंज नहीं करना, आईएफआरएस में जो लिखा हो वही फॉलो करने का है। कन्वर्जेंस में आप क्या करोगे? आईएफआरएस के हार्ट एंड सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, मेन इंग्रेडिएंट वही रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा मोड़ा यहां वहां थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना है जो आपकी इकोनॉमी को सूट करता है, जो आपके सिस्टम के हिसाब से है, तो आप वो थोड़ा मोड़ा चेंजेस भी करोगे। देखिए मैंने लिखा है कन्वर्जेंस
When we prepared in the accounting standards, we maintained the soul of the IFRS but incorporated certain changes as minimum as possible required to suit the practices and economic conditions prevailing in India. तो सर वो किस तरह के चेंजेस थे? माइन्यूट, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हियर एंड देयर. आइए डिस्कस करते हैं. देखिए चेंजेस क्या थे. क्योंकि हमने कन्वर्ज किया आईएफआरएस को की पैरिटी पे, हमने नए इंडेस डिजाइन किए, तो हमने कुछ कुछ चेंजेस तो किए. मैंने आपको बताया कन्वर्जेंस का मतलब कुछ कुछ चेंजेस तो हम करेंगे. वो चेंजेस 3 तरह के थे. पहला चेंज का नाम है कार्व आउट. क्या होता है कार्व आउट? कार्व आउट का मतलब हुआ कि अगर आईएफआरएस में कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को लेकर के कोई रूल है, हम लोगों को लगा कि नहीं ये रूल हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रूल तो ऐसा होना चाहिए, तो हमने कार्व आउट लिख करके वो रूल बदल दिया. तो कार्व आउट का मतलब हुआ मॉडिफिकेशन इन एनी रूल दैट इज देयर रिटन इन आईएफआरएस. मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं. वो एग्जांपल यहां पर भी लिखा हुआ है कि क्या हुआ कि जब अमलगमेशन आपको पता होगा, जब हम लोग कोई कंपनी को अक्वायर करते हैं तो हम लोग जो उसको पेमेंट करते हैं, सामने वाले को, वेंडर कंपनी को जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते हैं, मान लो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमने किया 700 करोड़ और सामने वाली कंपनी से जो नेट असेट्स हमने अक्वायर किया वो था मान लो 900 करोड़. तो हम लोग को 200 करोड़ रुपया सस्ता में, 200 करोड़ सस्ता में हम लोग को कंपनी मिल गई. तो वो जो 200 करोड़ रुपया जो है ना, आईएफआरएस में, लंदन में, यूके में, वो 200 करोड़ रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज होता है. हमें इंडिया में लगा नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना नहीं चाहिए, ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, ये बैलेंस शीट में सीधे जाएगा. तो हम लोगों ने वो कार्व आउट डिजाइन किया. जब बिजनेस कॉम्बिनेशन का, अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन हुआ तो हमने उसमें इस रूल को बदल दिया. ऐसे 10-12 कार्व आउट हैं जो आप लोग इन द टाइम्स टू कम पढ़ोगे. दूसरा टाइप का चेंज है कार्व इन. क्या होता है कार्व इन? कि मान लो आईएफआरएस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के कोई रूल ही नहीं है, उनके वहां पे वो एप्लीकेबल ही नहीं है, पर हमको यहां पे ऐसा रूल एक चाहिए, तो हमने एक नया रूल डिजाइन करके उसमें लिखा, उस पर्टिकुलर इंडेस में हमने लिखा. जैसे मैं आपको अमलगमेशन वाले बात भी बताता हूं कि आईएफआरएस में ऐसा कोई रूल नहीं है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला, पर हम लोगों को इंडेस में लगा या हिंदुस्तान में हम लोगों को लगा कि एक ऐसा रूल होना चाहिए जहां पे मर्जर टाइप का जो अमलगमेशन होता है, अभी मैं मर्जर का डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि जहां पे वेंडर और परचेजिंग कंपनी का कंट्रोल पहले जिस कंपनी में रहता है बाद में उन्हीं लोगों के पास रह जाता है, तो उसको हम लोग कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन बोलते हैं. बट द आइडिया इज कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का एक रूल जो आईएफआरएस में नहीं था, हम लोगों ने इस इंडेस को डिजाइन करते वक्त उस रूल को डाला. और क्योंकि वो डाला नया रूल जो आईएफआरएस में नहीं था, इसलिए उसको बोला गया कार्व इन. स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको ठीक कर लेना. दैट इज कॉल्ड कार्व इन. एंड तीसरा जो चेंजेस है वो है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस. जैसे पी&एल को वहां पे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम लोगों को लगा नहीं, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलेंगे. तो इस तरह के जो थोड़े मोड़े चेंजेस हैं वो चेंजेस भी हमने इनकॉर्पोरेट किए. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस: कार्व इन्स, कार्व आउट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस. बट बच्चों हमको एक बात आपको बोलना है कि ये जो चेंजेस है ना, ये बहुत मिनिस्क्यूल नेचर के हैं या बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा नहीं है. हार्ट बोले ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द आईएफआरएस को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ये क्या चीज का डिस्कशन है? देखिए, ये जो इंडेस वगैरह बनते हैं, मतलब कैसे कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज एंड बोर्ड्स हैं जो इस सारी चीजों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं या जिम्मेदार हैं. तो इसमें 3 हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि बच्चों को 3 चीजों के बारे में बताओ: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एनएफआरए और एमसीए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी, इसका काम, अच्छा ये इंस्टीट्यूट के अंदर, आईसीएआई के अंदर है.
इसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस बनाना। क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंड एस पढ़ रहे हैं तो मैं खाली इंड एस बोलूंगा। इसका काम है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना। नफरा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, पहले इसका नाम नकास होता था। इसका काम है कि जो इंड एस हम लोग बनाएंगे उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रेकमेंड करना। मैंने वो पढ़ लिख के समझेगा कि हाँ ठीक है तो चलो इसको रेकमेंड कर देते, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको अनाउंस कर दे और उसको अप्लीकेबल करवा दे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंड एस बनाता है, नफरा उस इंड एस को रेकमेंड करता है और MCA फिर उस इंड एस को एप्लीकेबल करवा देता है। Once Ministry of Corporate Affairs makes an accounting Ind AS, accounting standard Ind AS applicable, फिर उस Ind AS को कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। ओके, आइए आगे अगली पॉइंट में चलते हैं। दिस इज रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको बोला 2016-17 से इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल किया गया। तो एग्जैक्ट रोड मैप क्या था? आज तो बच्चों 2024-25 है, तो ये कैसे कैसे एप्लीकेबल हुआ, हिस्ट्री है, पुरानी बातें हैं, लेकिन जानना जरूरी है। तो इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। कंपनीज अदर देन NBFC बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, NBFC बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज। आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आज भी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं हो पाया, इन दोनों पे हो पाया है। सो लेट्स सी इट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे कैसे किस किस कंपनी को इंड एस अप्लाई करने बोला गया, कब कब किस कंपनी को इंड एस अप्लाई करने बोला गया। आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन है फॉर कंपनीज वन मिनट। देखिए जरा स्क्रीन को देखिए कैसे कैसे इसमें मैंने लिख रखा है, क्या रोड मैप था एग्जैक्टली। लेट अस सी। फेज 1, फेज 2 करके बड़ी कंपनियों को और छोटी कंपनियों को डिवाइड किया गया। फेज 1 में बड़ी कंपनियों के ऊपर इंड एस को अप्लाई किया गया और फेज 2 में छोटी कंपनियों को। बट स्टिल कौन बड़ा कौन छोटा, किसके ऊपर कब एप्लीकेबल हुआ, इस रोड मैप में अच्छे से देखिए। 1/4/15 और देयर आफ्टर वॉल्यूंटरी बेसिस पे ऑल द कंपनीज को बोला गया विथ कंपेरेटिव्स आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन वहां किसी ने भी फॉलो नहीं किया था। ओके, मैंडेटरीली 1/4/2016 को किसको बोला गया? बोला वो कंपनी जो लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड है और जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। मतलब लिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, उनको फेज 1 में 1/4/2016 से बोला गया कि आप लोग इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। ओके सर, जो बाकी लिस्टेड कंपनियां बच गई जो 500 करोड़ से छोटी, आप तो बोले थे कि जिनका जीरो नेटवर्थ है वो लिस्टेड कंपनियों को भी इंड एस फॉलो करना है, उनको फेज 2 में डाला गया 1 साल बाद। सेकेंड, वो सारी अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है,
हाँ जी, देखिए वो सारी अनलिस्टेड कंपनीज, वन सेक, थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, यस। वो सारी अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन लोगों को बोला गया, अच्छा एग्जैक्टली 500 करोड़ वालों को भी फॉलो करना है, ओके। तो 500 करोड़ और मोर है तो आप उसको उतना एग्जैक्टली 500 करोड़ किसका होता है, बट फिर भी लिखने के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बाकी अनलिस्टेड कंपनी थी उनको भी, अनलिस्टेड कंपनी विथ नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़, उनको भी बोला गया कि आप लोग 1416 से, बिकॉज आप लोग बड़ी कंपनी है, आप लोग 1416 से इंड एस के अंदर आ जाइए। अच्छा, जिनको जिनको बोला गया इंड एस के अंदर आ जाइए, उनके पेरेंट होल्डिंग कंपनी, उनके सब्सिडरी, उनके एसोसिएट्स और उनके जेवीज को भी उसी साल से ही इंड एस कंप्लायंट होना था, और लोग हुए। ओके, फेज 2 देखिए। फेज 2 एग्जैक्टली एक साल बाद 1/4/2017, और ये मैंडेटरी 1/4/2015 वाला जो था वो वॉलंटरी था, लेकिन 1/4/16 में मैंडेटरी हो गया था। ओके, और 1/4/2017 से किन लोगों को बोला, बाकी सारा जो लिस्टेड कंपनी बच गया वो, और अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में था, उनको फेज 2 में इंड एस फॉलो करने बोला गया। यानी कि अगर क्लोजिंग रिमार्क्स में इस चीज को समझो तो अनलिस्टेड कंपनी को इंड एस तभी फॉलो करना अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा, अदरवाइज आप इंड एस कंप्लायंट होना आपको जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो इधर फेज 1 और फेज 2 में आपको इंड एस के अंदर घुसना ही पड़ेगा। फेज 1 में वो लिस्टेड कंपनियां घुसेंगी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर था, फेज 2 में बाकी लोग घुसेंगे। अनलिस्टेड कंपनियों में वो अनलिस्टेड कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है वो फेज 1 में घुसेंगी, और जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है पर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है वो लोग फेज 2 में घुसेंगे। ओके, अच्छा यहां पे लिस्टेड एंटिटी में स्मॉल एंड मीडियम जो एसएमई एक्सचेंज है उनकी कंपनियों को लिया नहीं जाएगा, मतलब मेन ब्राउजर्स हैं उनकी कंपनियों को ही कवर किया जाएगा। ओके, 2-3 पॉइंट और सुन लो कि एक बार इंड एस अगर एप्लीकेबल हो गया तो फिर आपको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस पे ही बनाने हैं। ओके, और जिनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं हुआ, जैसे बोलोगे किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ सर, तो अनलिस्टेड कंपनियां जो छोटी छोटी, जैसे मेरी कंपनियां हैं, मान लो मैग्नेट कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड या स्पीड वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, तो सर वो लोग क्या करती हैं, दे विल कंटिन्यू टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आइए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करते हैं। इस पे इतना डिटेल में ना आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बहुत छोटा सा तरीका से आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जो रूल आपने ऊपर बाकी कंपनियों के लिए देखा, एनबीएफसी के लिए वही रूल है, सेम टू सेम रूल है। बस जो 1/4/2015 था ना, वो 1/4/15 नहीं, 1/4/15 तो वॉलंटरी वाला था, उसको भूल जाओ। जो 1/4/2016 था ना, वो एनबीएफसी के लिए 1/4/2018 हो गया, और जो 1/4/2017 था ना, वो एनबीएफसी के लिए 1/4/2019 हो गया। तो दोबारा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बस ये समझ लो कि एनबीएफसी के ऊपर सेम इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 साल बाद उसी फेज्ड मैनर से अप्लाई किया गया। So 1/4/16 became 1/4/18 and 1/4/17 became 1/4/19। कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं है, तो अलग से डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट कि जो बैंक्स हैं, देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स अभी तक इंड एस अप्लाई नहीं हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी अभी तक इंड एस अप्लाई नहीं हुआ है, जब अप्लाई होगा तब बता दिया जाएगा। अच्छा, बहुत दिनों से बात चल रही कि बैंकों के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर इतनी सारी बैंक्स हैं, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो सबके ऊपर तो इंड एस अप्लाई हो जाना चाहिए, बिकॉज दे आर द इम्प्रूव्ड एंड मोर डिटेल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको तो अप्लाई हो जाना चाहिए। बट समहाउ आप ये बोल सकते हो आरबीआई रेडी नहीं है या आईआरडीएआई रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट सूनर और लेटर इंड एस उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में जो मेरा पैराग्राफ नंबर
5 है, इसमें मैंने इंड एस के सबके नाम और नंबर लिख के दिए। आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, आपको इंटरेस्टिंग एक तो बात सुनाता हूं। ये जो इंड एस के नाम और नंबर है ना, नाम तो वही सब हैं जो आईएफआरएस के नाम है। नंबरिंग में प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूं कि आईएफआरएस में क्या हुआ था कि एक उनका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था जो बिगिनिंग 1970 समझ लो अप्रोक्सीमेटली, वहां से 30 साल उसने काम किया अप टू 2001। 2001 के बाद उनके यहाँ पे वो बोर्ड को डिसॉल्व करके एक कमेटी बना दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो आईएफआरएस में क्या हुआ था कि पहला 30 साल टिल 2001 जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने ना, उनका नाम दिया गया था आईएएस, और वो थे आईएएस 1 से 41 तक। और उसके बाद फ्रॉम 2001 जो आज तक टिल 2024 जितने भी माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने, उनको नाम दिया गया था आईएफआरएस। और आईएफआरएस जब बने ना, तो इस कमेटी ने बोला जो पुराने आईएएस हैं दे विल रिमेन रेलेवेंट, वो रिमेन एप्लीकेबल, दे विल रिमेन वैलिड। ओके, और जो आईएफआरएस बने ना, उनका नंबरिंग उन्होंने किया आईएफआरएस 1 से लेकर के 16, अभी 17 भी आ गया तो मैं 17 लिखता हूं, आईएफआरएस 1 से लेकर के 17। अब हम लोग उनके यहां तो क्या हुआ, पुराना वाला आईएएस 1 to 14 था एंड नया वाला आईएफआरएस 1 to 17 उन्होंने किया, तो देयर इज एन आईएएस 1 एज वेल एज देयर इज एन आईएफआरएस 1। अब हम लोग क्योंकि बाद में अभी 2016 में बनाया ये सब चीजों को, तो हम लोगों को नंबरिंग करते वक्त प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नाम तो सबका इंड एस ही देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो 1 से 41 वाले आईएएस थे ना, उनका नाम हम लोगों ने दिया इंड एस 1 to 41, और जो आईएफआरएस 1 to 17 थे ना, उनका नाम हम लोगों ने दिया इंड एस 101 to 117। मैं 71 बोला कि 17 बोला मालूम नहीं, जो 1 to 17 था उसका नाम आईएफआरएस 1 to 17 जो था उनका नाम हमने दिया इंड एस 101 to 117। तो हमारे यहां इंड एस 1 है और इंड एस 101 है। आईएफआरएस में आईएएस 1 है और आईएफआरएस 1 है, बट हमने उसका नंबरिंग इस तरह से चेंज कर दिया। तो एक तो इंटरेस्टिंग छोटा सा बात आपको जानकारी में होना चाहिए कि ऐसा नंबरिंग क्या है, 41 के बाद सीधा 101 कैसे हो गया, बीच में 60 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां चले गए। तो उसका आंसर यही है, क्योंकि हमको वो नाम भी चेंज नहीं करना था और नंबरिंग सिस्टम को भी इस तरह का रखना था कि लोगों को अगर आईएफआरएस जाकर के चेक करना हो कि हम लोगों ने ये लिखा है आईएफआरएस में क्या लिखा हुआ है, तो वो नंबरिंग से डिस्टरबेंस ना हो, तो हम लोगों ने इस तरह का नंबरिंग किया। आइए मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं, आप भी मेरे साथ साथ देखते जाइए। इंड एस 101 इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 ऐसे तो 104 जिंदा है पर अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने इसलिए लिखा नहीं। 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, 106 अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने हटा दिया इसलिए। 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 111 ये इंड एस 111 है जॉइंट अरेंजमेंट्स, इंड एस 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, 114 अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए लिखा नहीं, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, 116 लीजेस, 117 एक नया आया है बट अभी उसको सिलेबस में डाला नहीं गया और अभी एप्लीकेबल होने में थोड़ा सा वक्त है। सो ये बताइए इसका नंबरिंग ऐसे कैसे हुआ। इसका नंबरिंग आईएफआरएस जो 1 से 17 था वो, या 1 से 16 ही बोलूं, 17 तो अभी तक अपने यहां नहीं आया है, तो जो 1 से 16 था वो ये 101 से 116 है। अब बाकी जो 1 to 41 वाले हैं देखिए, आईएफआरएस 1 हम लोग बोलेंगे तो इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड एस 2 इन्वेंट्रीज, इंड एस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, इसके बीच में जो 3, 4, 5, 6 हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दे आर नॉट देयर, उनको हटा दिया गया। मतलब आईएएस में ही हटा दिया गया था और बाद में आईएफआरएस बना दिया गया था, तो हम लोगों ने फिर बनाया नहीं, जब वो हट ही गए वहां से तो हम लोगों ने वो रखा ही नहीं। तो 3, 4, 5, 6 वो है ही नहीं, प्लीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट।
जैसे ऊपर में मैं जब बोल रहा था, ये वाले देखो, इंड एस 104 वो जिंदा है पर अपने सिलेबस में नहीं है। इंड एस 106 जिंदा है, अपने सिलेबस में नहीं है। फिर आओ इंड एस 114 जिंदा है पर अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन IAS जो थे ना, जो अभी मैं पढ़ूंगा इंड एस 1 के बाद, वो सब है ही नहीं। ओके, आइए मैं पढ़ता हूं। इंड एस 7 कैश फ्लो, इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इंड एस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इंड एस 12 इनकम टैक्स अकाउंटिंग, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंड एस 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स। पेज सेट कर लेता हूं। इंड एस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, इंड एस 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंड एस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, इंड एस 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 28 investment in associates and JVs, 32 financial instruments presentation, 33 earning per share, 34 interim financial reporting, 36 impairment of assets, 37 provisions contingent liabilities and contingent assets, 38 intangible assets, 40 investment property, 41 agriculture। अभी जब आप लोग ये सुन रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत सारे नाम जाने पहचाने और बहुत सारे नाम नए नए लगे होंगे। जैसे एग्रीकल्चर नया इंड एस है। हम लोग जब इंटरमीडिएट लेवल पे होते थे तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर को लेकर के कोई एस हम लोगों के यहाँ नहीं होता था, अभी भी नहीं है। बट इंड एस क्योंकि इम्प्रूव्ड वर्जन सब कुछ कवर किया गया है तो देयर इज एन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सारे इंड एस हम लोग इन द टाइम्स टू कम पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू इंड एस का जो डिस्कशन है वो यहां पे कंप्लीट होता है। ओके, अगर छोटा सा समरी के हिसाब से बोलूं तो आपको 4-5 लाइनों में जो मैंने पढ़ाया कि भाई क्या है इंड एस, तो न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर्ड इन पैरिटी विथ IFRS। कब से एप्लीकेबल हुआ हिंदुस्तान में? प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम 1416, NBFCs के लिए 1418। 2 फेज में एप्लीकेबल किया गया। 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों को फर्स्ट फेज में, 250 करोड़ से 500 करोड़ वाली कंपनियों को सेकेंड फेज में। बेसिक क्या हमने इंड एस बनाते वक्त इन IFRS को अडॉप्ट किया या कन्वर्ज किया? आंसर इज कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करते वक्त क्या हमने कुछ चेंजेस किए? आंसर इज यस। 3 तरह के चेंजेस किए, कार्व आउट, कार्विन और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। क्या बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पे इंड एस एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। एंड लास्ट, इंड एस के नंबरिंग ऐसे कैसे हैं? तो द आंसर इज क्योंकि इंटरनेशनली IFRS में नंबरिंग ऐसा है कि IAS 1 to 41 और IFRS 1 to 16, मैं 16 बोल रहा हूं फिर, IFRS 1 to 16, तो हमने क्योंकि नाम 2 नहीं रखे, नाम सारा इंड एस रखा, तो हमने 1 to 16 वाले IFRS को 101 to 116 कर दिया और 1 to 41 वाले IAS को हमने इंड एस 1 to 41 कर दिया, सो दैट मिलान करने में लोगों को इजी रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।